हर रोज की तरह अपनी पानी पूरी का ठेला लगाकर खड़ी हुई होती है। तभी उसके ठेले पर दो औरतें आती हैं और अपनी अपनी ससुराल की बुराई करने लगती हैं। क्या बताऊं तुझे, मेरी सास ने तो मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। अरे पहले तो कम से कम कुछ महीनों में गाँव घूमने के लिए चली जाती थी, अब तो वो भी नहीं जाती। अरे तेरे घर में तो बस सास है जिसे तुझे झेलना पड़ता है, लेकिन मेरे घर में तो ननद भी है। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ बहन, क्या बताओ। अरे ये तो घर घर की कहानी है, आखिर वो सास ही क्या जो अपनी बहू को परेशान ना करे। साधना बहन, तुम भी तो अपनी सास से परेशान होकर ये पानी पूरी का ठेला लगाने आ जाती हो ना, सच सच बता दो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी माँ जी तो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। वो तो उनके गुजर जाने के बाद कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए मैं पानी पूरी का ठेला लगाने लगी। तभी दूसरी औरत को अचानक ही जोरों की खांसी आती है। साधना उसे पीने के लिए ठंडा पानी देती है, लेकिन तब भी उसे चैन नहीं आता। एक तो ये मिर्ची और ऊपर से गर्मी, ऐसा लग रहा है कुछ ही देर में मेरी आवाज ही गायब हो जाएगी। लगता है मेरी सास घर पर मुझे ही याद कर रही है। चलो बहन, साधना को उसके पैसे दो और चलते हैं यहाँ से। अब दोनों औरतें साधना को उसके पैसे देकर चली जाती हैं। थोड़ी ही देर में शाम होने पर जब साधना घर आती है तो उसकी सास मीरा उससे पूछती है, क्या हुआ बहू, सुबह सुबह तू भले चंगे काम पर गई थी, पर अब ऐसे क्यों आई है, जैसे ना जाने क्या हो गया। इतना निराश नहीं होते बहू, तू तो अपनी तरफ से मेहनत कर रही है ना। क्या करूँ माँ जी, जब से गर्मी बढ़ गई है तब से कोई भी पानी पूरी खाने को तैयार नहीं है। जलजीरे का पानी तीखा होता है और इस गर्मी में ग्राहक परेशान हो जाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। साधना और मीरा बातें कर रहे थे, तभी उनकी बेटी पिंकी ट्यूशन से आती है। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और उसके हाथ में कच्चा आम था। उसका पूरा मुंह कच्चे आम से भरा हुआ था। उसे इस तरह देखकर उसकी माँ कहती है, अरे ये सब क्या है पिंकी, तू पढ़ाई करने जाती है या फिर खेलने? तेरे कपड़े मिट्टी में गंदे कैसे हुए और ये कच्चा आम कहाँ से उठा कर लेकर आई है तू? अरे मम्मी, मुझ पर गुस्सा मत करो ना, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं ट्यूशन से आ रही थी, तभी मेरी नजर हमारे घर के पीछे लगे आम के पेड़ पर गई। उस पर बहुत कच्चे कच्चे खट्टे मीठे आम थे। देखो, एक आम तो मैं खाते हुए आई हूँ और एक आम आप लोगों के लिए लेकर भी आई हूँ। और ये मिट्टी की वजह से जो तेरे कपड़े गंदे हुए, उसका क्या? कल को अगर कोई कीटाणु लग गया और तू बीमार हो गई तो तूने हमारे बारे में सोचा है कभी? अरे बहू, बेकार में बच्ची पर गुस्सा मत कर, इस उम्र में शरारत नहीं करेगी तो कब करेगी। जा पिंकी बेटा, तू जाकर कपड़े बदल ले और इतना सब कुछ मत सोच। पिंकी अपना बस्ता रखकर कपड़े बदलने के लिए चली जाती है, जिसके बाद अब साधना भी उस कच्चे आम को थोड़ा सा चक्कर देखती है और उसके चेहरे का गुस्सा एकदम से गायब हो जाता है। ये आम तो बहुत ही खट्टा मीठा है और बहुत ही स्वादिष्ट है माँ जी, आप भी थोड़ा सा खाकर देखिए। मीरा भी थोड़ा सा खाकर देखती है और उसे भी उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ पूरा परिवार रात को खाना खाकर सो जाता है, लेकिन अपनी बहू को चिंता में देखकर मीरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी बहू अकेले बहुत कुछ संभाल रही है, मेरे बेटे के जाने के बाद उसने कभी भी बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी और परिवार के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। मुझे भी कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि मैं उसकी मदद कर सकूं। मीरा यही सब सोचते सोचते सो जाती है। तभी उसे पिंकी की तरह अपना बचपन याद आता है, जब वो छोटी थी और कच्चे आम को ऐसे ही तोड़कर उसकी खट्टी मीठी पानी पूरी बनाया करती थी। बस फिर क्या था, सुबह के 5 बजे मीरा की आँख खुल जाती है और वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी झोपड़ी के पीछे लगे उस कच्चे खट्टे मीठे आम के पेड़ के पास पहुँचती है और आम तोड़कर ले आती है। साधना जैसे ही जाती है तो अपनी सास को उन कच्चे आमों के साथ घर में आते हुए देखकर हैरान हो जाती। माँ जी, ये आप क्या लेकर आ रही हो और सुबह सुबह कहाँ गई थी? ये कच्चे आम क्या करोगे आप इनसे? मीरा, मेरी बात सुन, तू ना बस सब्र कर और देखती जा, आज मैं तुझे कुछ अलग सा बनाकर खिलाती हूँ। तूने कल गोलगप्पे की पूरियां तो बनाकर तैयार कर दी थी ना, बस पानी ही बाकी है। हाँ माँ जी, बस पानी तैयार करना है, वो तो मैं ठेले पर ही तैयार कर लूंगी, इसलिए वो मैंने तैयार नहीं किया। तो रुक, बस आज मैं कच्चे आम की खट्टी मीठी पानी पूरी खिलाती हूँ तुझे। पानी आज मैं तैयार करूंगी, आज हम उसी से नाश्ता करेंगे, तो बस खाकर बताना कि कैसा बना है। अब मेरा एक बड़ा सा बर्तन लेती है और उसके अंदर ठंडा ठंडा पानी और बहुत सारी बर्फ डालती है। उसके अंदर साधना के इस्तेमाल करने वाले मसाले डालती है और फिर कच्चे आम की अच्छी सी चटनी बनाकर उसमें मिला देती है। साथ ही खट्टे मीठे स्वाद के लिए थोड़ी सी इमली की चटनी भी डालती है और साथ ही थोड़े से कच्चे आम के टुकड़े भी डाल देती हूँ, ताकि जब गोलगप्पे खाते हुए ये मुंह में आएंगे तो सबका स्वाद बदल जाएगा। माँ जी, अगर ये अच्छी बनी ना तो आपकी मेहनत अच्छी रंग लाएगी, लेकिन अगर ये बेकार बनी तो आपकी मेहनत खराब हो जाएगी और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे कोशिश तो करने दे मेरी बच्ची, तू भी तो कोशिश कर रही है इस परिवार के लिए, थोड़ा सा परसों मेरा भी बनता है। थोड़ी ही देर में पिंकी भी स्कूल जाने के लिए तैयार होकर आती है। साधना भी ठेला लगाने के लिए तैयार थी
तभी मीरा उन्हें एक एक कटोरी में कच्चे आम की खट्टी मीठी पानी पूरी परोसती है। उसे खाते ही सबसे पहले चुटकारे लेते हुए पिंकी ने कहा, अरे मातारी, बड़े बड़े होटल तो आपके आगे फेल हैं। आप तो बहुत अच्छी पानी पूरी बनाती हो। मैं तो कहती हूँ माँ को घर बैठाओ और आप ही पानी पूरी का ठेला लगा लो। बहुत बोलने लगी है तू। इस उम्र में दादी से काम करवाएगी? चल, मैं भी तो खाकर देखूं कि पानी पूरी कैसी बनी है। अब साधना जैसे ही पानी पूरी खाकर देखती है तो उसने कभी सोचा नहीं था कि पानी पूरी का स्वाद इतना अच्छा हो सकता है। माँ जी, वैसे तो पिंकी बहुत ज्यादा फालतू बोलती है, लेकिन जो भी उसने बोला ये बात एकदम ठीक थी। ये पानी पूरी तो सच में लाजवाब बनी है। आपने ये कैसे बनाई? बहू, जब मैं छोटी थी और स्कूल जाया करती थी तो वहाँ एक अम्मा थी जो इसी तरह की पानी पूरी बेचा करती थी। उनके घर के आंगन में 3 आम के पेड़ थे, बस तो उसी का वो इस्तेमाल करती थी। जब वो खट्टी मीठी पानी पूरी बनाती थी ना तो मैं बहुत चुटकारे लेकर उसे खाया करती थी। बस अब जिंदगी की भाग दौड़ में मैं उस कच्चे आम की पानी पूरी का स्वाद भूल गई थी। लेकिन जब कल तूने अपनी परेशानी बताई तो ऐसा लगा जैसे मेरे बचपन के वो दिन मुझे याद आ गए। माँ जी, इससे तो ग्राहक के पेट में जलन भी नहीं होगी और उन्हें कुछ अलग स्वाद खाने को मिलेगा। मैं दोनों तरह की पानी पूरी अपने ठेले पर रखूंगी। लोगों को जो भी अच्छी लगेगी वो लोग खा लिया करेंगे। ऐसा ही होता है। साधना अब कच्चे आम की खट्टी मीठी पानी पूरी भी ठेले पर रख देती है और बेचने के लिए निकल जाती है। वहीं दोपहर में अब मीरा को उसकी चिंता हो रही थी। जरा जाकर देखो तो कि मेरी बहू की पानी पूरी बिक रही है या नहीं, वरना कोई और रास्ता निकालना होगा, क्योंकि मैं अपनी बहू को परेशान होते हुए तो नहीं देख सकती। अब ऐसा ही होता है। मीरा जाकर साधना के ठेले को देखती है तो वहाँ पर ग्राहकों की भरमार थी। बच्चे, बूढ़े, औरतें आदि हर कोई उसके ठेले पर पानी पूरी खरीदने के लिए खड़ा हुआ था। रुक जाइए भैया, आप सबसे आखिरी में आए हैं। आपको पानी पूरी सबसे आखिरी में मिलेगी। आपसे पहले इनको खिलाऊंगी। ये सब कुछ देखकर मीरा बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये कच्चे आम की खट्टी मीठी पानी पूरी का नुस्खा तो काम कर गया। चलो, अब यहाँ तक आ गई हूँ तो अपनी बहू की मदद करवा देती हूँ ताकि जल्दी से अपना सामान खत्म करके वो घर जाके थोड़ा सा आराम करे। अब मीरा भी साधना के साथ कच्चे आम की खट्टी मीठी पानी पूरी बेचने में उसकी मदद करती है। अब दोनों सास बहू मिलकर यही काम करती हैं ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए और दोनों थोड़ा आराम। अरे चाचा, 1 प्लेट बिरयानी कितने रुपए की है? अरे जाओ जाओ मनोहर, तुम्हारे बस की बात नहीं है बिरयानी खाना। 120 रुपए की प्लेट है। इतने में तो 3-4 दिन का खर्चा चल जाएगा तुम्हारा। बिरयानी वाले की बात सुनकर आसपास खड़े सभी ग्राहक जोर जोर से हंसने लगे। जब ये लोग अभी से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं तो अगर मैंने इनसे उधार बिरयानी मांग ली तो कितना मजाक उड़ाएंगे। नहीं नहीं, रहने दो। मनोहर दुखी होकर अपने घर आया तो देखा उसकी बेटी पायल रो रही थी। अरे ममता, पायल रो क्यों रही हो? क्या उसे पहले से ही पता चल गया कि मैं बिरयानी लेकर नहीं आया हूँ? ये ले, रोने का एक दूसरा कारण भी दे दिया आपने। पापा, मुझे पता था आप बिरयानी नहीं ला पाओगे, लेकिन मैं बिरयानी की वजह से नहीं रो रही हूँ। फीस की वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। ये सुनकर मनोहर को बहुत दुख हुआ। ममता ने रोटी बनाई और उसके ऊपर नमक डालकर तीनों ने खा लिया। अगले दिन मनोहर फिर काम ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में उसे उसका दोस्त गुड्डू मिल गया। अरे मनोहर भाई, कुछ महीने से बड़े परेशान रहते हो, क्या बात है? अरे क्या बताऊं यार गुड्डू, पिछले कुछ महीनों से मेरा काम ही नहीं चल रहा। मेरा तो अब नौकरी करने का मन ही नहीं करता। मैं तो कल शहर जा रहा हूँ। गुड्डू, अगर मेरे लायक भी कोई काम हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। यहीं बैठे बैठे पहले काम ढूंढने की सोचेंगे तो हम कभी शहर नहीं जा पाएंगे। वहीं चलते हैं, कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा। यहाँ गाँव से तो अच्छा ही है। इस बार मनोहर ने अपनी पत्नी और बेटी को बताया और अगले ही दिन वो गुड्डू के साथ शहर निकल गए। गुड्डू और मनोहर किसी अच्छे होटल में पहुंच गए। सेठ जी, आपके होटल में कोई लिखाई पढ़ाई वाला काम है क्या? मैं पढ़ा लिखा हूँ, कोई अच्छा काम हो तो बताइए। हमारी कोई बड़ी कंपनी नहीं है कि मैं तुम्हें कोई लिखा पढ़ी वाला काम दे सकूं। मुझे एक सफाई कर्मचारी की जरूरत है जो सुबह जल्दी उठकर पूरे होटल की सफाई करे, हर घंटे ग्राहकों के जाने के बाद तुरंत सारी टेबल साफ करे और रात में भी पूरी सफाई करके जाए। मैंने आज तक अपने गाँव में अपनी भैंसों तक का तो नहलाया नहीं और यहाँ तुम्हारे होटल में सफाई करूंगा? सेठ जी, मैं ये काम करने को तैयार हूँ। गुड्डू, तू कहीं दूसरी जगह काम ले, मैं यहाँ काम कर लूंगा। मुझे पैसों की जरूरत है। सीखो अपने दोस्त से कुछ। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जाओ, तुम किसी बड़ी कंपनी में जाओ, वहाँ शायद तुम्हें कोई मैनेजर की पोस्ट मिल जाए। गुड्डू वहाँ से नाराज होकर चला गया। मनोहर उसी दिन से उस होटल में साफ सफाई का काम करने लगा और वहीं होटल के बाहर चादर बिछाकर रात में सो जाता था। फिर एक रोज, मनोहर, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। तुम अपना काम बहुत ही सफाई के साथ ईमानदारी से करते हो। आज हमारे होटल में 50 किलो बिरयानी का ऑर्डर मिला है, इसलिए तुम जरा किचन में जाकर हमारे शेफ की मदद कर दो। वो जो भी कहे करते जाना। ठीक है सेठ जी। मनोहर किचन में जाकर शेफ की मदद करने लगा। मनोहर, ऐसा करो, सबसे पहले ये जितना भी चिकन है ना, इसको अच्छे से गर्म पानी से धो लो। उसके बाद चावल भी धोना है, ठीक है? बाकी का काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ठीक है? ठीक है। तो इस तरह मनोहर उनके साथ मिलकर बिरयानी बनाने लगा। शाम तक 50 किलो बिरयानी बनकर तैयार हो गई। शेफ को मनोहर का काम बहुत पसंद आया। अगले दिन उसने सेठ जी से मनोहर की तारीफ भी कर दी।
सेठ जी, मनोहर तो हेल्पर का अकेले ही उतना काम कर देता है जितने मेरे 5 हेल्पर नहीं कर पाते। आप साफ सफाई का काम किसी और को दे दीजिए, मनोहर को मेरा हेल्पर बना दीजिए। क्या बात है मनोहर, शेफ तुम्हारी खुद तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, आज से तुम्हारी पगार भी डबल हो जाएगी और तुम अब हेल्पर के रूप में काम करोगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मनोहर शेफ के साथ मिलकर काम करने लगा। धीरे धीरे वो भी बहुत अलग अलग तरीके की बिरयानी बनाना सीख गया। कुछ महीनों बाद ढेर सारे पैसे इकट्ठे करके और बिरयानी बनाने की कला सीखकर वो अपने गांव वापस लौटा। पायल और ममता बहुत खुश हुए। पायल, कल से तुम्हारा स्कूल शुरू हो जाएगा और ममता, शहर से मैं अलग अलग तरीके की बिरयानी बनाना सीख कर आया हूँ। अब मैं यहीं पर बिरयानी बेचूंगा क्योंकि हमारे गांव में लोगों को बिरयानी बहुत पसंद है। शाम होते ही चचा के पास चले जाते हैं। जो पैसे मनोहर कमा कर लाया था, सबसे पहले उनमें से उसने पायल की फीस जमा की। फिर अगले दिन बिरयानी बनाने का सारा सामान लेकर और अगले ही दिन से उसने बिरयानी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई उसके ठेले पर बिरयानी खाने नहीं आया, जबकि सामने वाले ठेले पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। तभी उसने एक चाचा को बुलाया। अरे चाचा, इधर आओ जरा, मैं भी बिरयानी बेच रहा हूँ। अरे कुछ लोग मेरी भी बिरयानी खाकर देखिए। अरे मनोहर, वो कई सालों से बिरयानी बेच रहा है, लोगों को लत पड़ गई है उसकी बिरयानी खाने की। अरे कम से कम एक बार लोगों को मेरी बिरयानी खाकर तो देखनी चाहिए। वो 120 रुपए की प्लेट देता है, मैं 100 रुपए की दे दूंगा। अरे तुम्हें यहाँ हर कोई जानता है कि तुम मजदूरी करते थे, इसलिए सबको पता है तुम्हारे हाथों में वो स्वाद होगा ही नहीं। 10-20 के चक्कर में कोई अपना स्वाद नहीं खराब करेगा, मुझे जाने दो भैया। ऐसे कई दिन बीत गए लेकिन कोई उसकी दुकान पर बिरयानी खाने नहीं आता था। हर रोज उसकी बिरयानी बर्बाद हो जाती थी। एक रात उसने गुस्से में अपनी पत्नी से कहा, ये गांव वाले सिर्फ एक बार मेरे हाथ की बिरयानी खा लें तो दोबारा उसके पास जाएंगे नहीं, पर कोई मेरी बिरयानी खाने को तैयार ही नहीं है। अब बिरयानी इससे कम रेट में बेचो, फिर देखना। अरे मैंने कम रेट में बिरयानी बेचने की कोशिश की लेकिन लोग कह रहे हैं कि 10-20 के चक्कर में अपना स्वाद भी खराब करेंगे। अब देखना, मैं बिरयानी इतनी सस्ती बेचूंगा कि लोगों को आना ही पड़ेगा। वो 120 की देता है, मैं सिर्फ 10 रुपए प्लेट बेचूंगा। इतने कम रेट में आप बिरयानी कैसे बेच पाओगे? इससे ज्यादा तो बिरयानी बनाने में ही खर्च हो जाता है। जो सरकार की तरफ से हमें हर महीने मुफ्त चावल मिलते हैं ना, क्यों ना मैं उन चावलों का इस्तेमाल करके बिरयानी बनाऊं, फिर तो मुझे कोई घाटा नहीं होगा। लेकिन पापा, अगर उस चावल से आप बिरयानी बनाकर बेचेंगे तो लोगों को उसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। सही कह रही हो बिटिया, तो फिर ऐसा करता हूँ, गजोधर काका के घर जाता हूँ। इस बार उनकी धान की खेती बहुत अच्छी हुई थी, उनसे कुछ उधार धान और चावल ले लेता हूँ, क्योंकि मार्केट से चावल खरीदने जाऊंगा तो महंगे पड़ जाएंगे। मनोहर उसी वक्त गजोधर काका के घर गया, जो कि एक किसान थे। काका, मुझे बस 50 किलो धान दे दीजिए, इस बार मैं भी खेती करना शुरू कर दूंगा और अगली फसल मैं आपको ब्याज सहित वापस कर दूंगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम तो हमारे गांव के ही आदमी हो, जितना चाहे उतना धान ले जाओ। और मैं तो कब से तुम्हें समझाता था कि खेती करना शुरू कर दो, लेकिन तुम खेती की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे अपने पिता के गुजर जाने के बाद। तो गजोधर काका से मनोहर धान ले आया। अब उसके पैसे सिर्फ चिकन लाने में ही खर्च हुए। अब उसने 10 अलग अलग तरह की रंग बिरंगी बिरयानी बनाई और सिर्फ 10 रुपए प्लेट बेचने लगा। आ जाओ गाँव वालों, सिर्फ 10 रुपए में रंग बिरंगी अलग अलग तरह की बिरयानी खा लो, मजा ना आए तो 10 रुपए में मत देना। उसकी ये बात सुनकर गांव वाले उसके ठेले पर आ गए। अरे मनोहर, 10 रुपए में बिरयानी बेचकर क्यों अपना घाटा करवा रहे हो? और ये इतने प्रकार की बिरयानी बनाना तुम कहाँ से सीख गए भाई? मैं तो बहुत अच्छी आ रही है। आप लोगों ने कभी बताने का मौका ही नहीं दिया। मैं 6 महीने के लिए शहर गया था, वहाँ बहुत बड़े होटल में काम करता था, वहीं से ये सब सीख कर आया हूँ। अगर 10 रुपए की बिरयानी में हमें वही स्वाद मिला तो हम तुम्हारी दुकान पर खाया करेंगे। जल्दी से हम सबके लिए एक प्लेट लगा दो। इतने दिनों की मेहनत के बाद आज पहली बार उसकी दुकान पर लोग बिरयानी खा रहे थे। सब बिरयानी खाकर अपनी उंगलियां चाटते रह गए। अरे वाह भाई मनोहर, तुम्हारी 10 रुपए की बिरयानी में तो वो स्वाद है जो 120 वाली में भी नहीं। आज के बाद हम तुम्हारी दुकान पर बिरयानी खाने आया करेंगे और मैं आसपास के गांव में भी बता दूंगा। लोग उसकी बिरयानी पसंद भी करने लगे। कुछ ही दिनों बाद आसपास के सभी गांव के लोग उसके पास बिरयानी खाने आने लगे और उसका काम खूब चलने लगा। ममता, अब तो मैं कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं, अब जल्द ही मैं ढाबा भी खोल लूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद लोग कम चिकन की शिकायत करने लगे तो मनोहर 120 वाली चिकन बिरयानी 80 रुपए में बेचने लगा। गाँव वालों, मैंने 10 रुपए की बिरयानी से शुरुआत की थी, इसलिए मैं 10 वाली प्लेट बेचना बंद नहीं करूंगा, ताकि जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है वो 10 वाली बिरयानी खा सके। वाह बेटा, अब तो वो लोग भी बिरयानी खा सकेंगे जिन्होंने आज तक बिरयानी नहीं खाई, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। 10 रुपए की बिरयानी की शुरुआत करके उसने 1 साल बाद ढाबा भी खोल लिया और खेती किसानी भी करने लगा।